नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आज आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि मैं जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी की शिक्षण विधियों से संबंधित वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपके सामने जो मॉडल पेपर हैं वो रखे थे और उसमें आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूँगा, शिक्षण विधियों का, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये श्योर है। आपकी शिक्षण विधियों में 9 यूनिट है, पर यूनिट कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी में से आज एक टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी ही नहीं, आएंगे ही आएंगे, ये श्योर है। पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इस वीडियोज़ में से। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बार बार देखें, क्योंकि जो हर वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ बहुत सोच समझ के उसके बाद ही बनाता हूँ कि क्या आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसके बाद ही आपके सामने वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसलिए हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं आज इसके बारे में। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण योजना। शिक्षण योजना वार्षिक इकाई और दैनिक पाठ्य योजना इससे रिलेटेड है। देखिए, सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण योजना है इसको आप कह सकते हो प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षण के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। फिर आता है ईयरली, यानी वार्षिक इकाई से मतलब है आपका यूनिट से, और दैनिक पाठ्य योजना से मतलब है डेली। तो एसएसटी के अंदर जो शिक्षण योजना है, प्लानिंग है शिक्षण के लिए, उसके अलग अलग प्रकार हैं। ये वार्षिक, इकाई और दैनिक पाठ्य योजना। वार्षिक को ईयरली कहा जाता है, इकाई को यूनिट कहा जाता है, और दैनिक पाठ्य योजना से मतलब है डेली। सिर्फ पाठ्य योजना भी लिखा आ सकता है और दैनिक भी। तो देखिए, एजुकेशन के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता क्या है। प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो टीचिंग करवाते हैं, प्लानिंग ऑफ टीचिंग। आप टीचिंग के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो देखिए, हर चीज़ के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो इकोनॉमी के लिए प्लानिंग, आप कोई भी योजना, कोई भी अगर आपको लागू करना है प्लान, तो उसके लिए पहले प्लानिंग तो आपके पास करनी पड़ेगी आपको। जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं है तब तक आप अपनी योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकते। सरकार जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए योजना बनाती है। आपका अर्थशास्त्र के अंदर एक टॉपिक भी है आर्थिक नियोजन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सरकार जैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है, तो 5 साल की योजना बनाएगी, तो उससे पहले उस योजना के बारे में कुछ प्लानिंग करेगी कि हमें 5 साल में ये हमारे सामने उद्देश्य हैं। पिछले साल हमने इस तरीके से प्लानिंग की थी, इसका फल ये रहा, हमें इस बार इतना हमने अचीव किया, इस बार ये प्लानिंग करेंगे तो 5 साल तक हम इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब उसको प्राप्त करने की क्या क्या विधियाँ होगी, कौन कौन सी हमारे सामने समस्याएं आएगी, हर तरह से उसका विश्लेषण किया जाता है। बजट के लिए पैसा लगेगा, वो कहाँ से आएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो शिक्षण योजना है वार्षिक से मतलब आप क्या समझते हैं। वार्षिक मतलब सालाना। 1 साल के लिए जो भी आपके स्कूल में योजना बनाई जाएगी कि 1 साल तक आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या आपका जो सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से आप क्लास लेंगे, एक एक चीज़ का विश्लेषण 1 साल की रूपरेखा, यानी जुलाई से मई तक। यही साल का जो स्कूल का जो सिस्टम होता है, जुलाई से मई का माना जाता है 1 साल इसमें। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी योजना बनाई जाएगी उसको कहते हैं वार्षिकी योजना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं इकाई की। इकाई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट से आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शिक्षण विधियों का ही सिलेबस है और इस सिलेबस में आपकी 9 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर यूनिट में टॉपिक हैं, कई टॉपिक हैं एक एक यूनिट में। यही है यूनिट सिस्टम। तो इकाई जो है यूनिट है, तो इस यूनिट में 2 प्रकार से पॉइंट हैं, वो आपको ध्यान में रखने। पहले तो कि इस इकाई का यानी यूनिट का शिक्षण में सबसे पहले महत्व किसने बताया था, वो हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। एक तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने इसका महत्व बताया था, और एक है हेनरी मॉरिसन। मॉरिसन ने यूनिट को सबसे पहले परिभाषित किया।
1926-27 में किया था इन्होंने, इसको परिभाषित किया था यूनिट को। इस वजह से इकाई के लिए जो श्रेय दिया जाता है इस यूनिट को, वो मॉरिसन को ही दिया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने सबसे पहले इसका महत्व बताया था कि शिक्षण में यूनिट का क्या महत्व है, और उसके बाद में श्रेय किसको दिया जाएगा, मॉरिसन को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसको डेफिनेशन इसकी परिभाषित किया था इकाई के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं दैनिक पाठ योजना की। दैनिक पाठ योजना क्या है? ये वही है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक क्लास के लिए, और औसतन जो स्कूल में जो क्लास का टाइम माना जाता है वो 35-40 मिनट के आसपास का जो है वो एक कालांश यानी एक पीरियड माना जाता है। एक पीरियड के लिए, एक क्लास के लिए आपके पास क्या योजना होनी चाहिए, उसी को ही कहा जाता है दैनिक पाठ योजना। और सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस दैनिक पाठ योजना से ही संबंधित होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज, दैनिक पाठ योजना के बारे में। और देखिए, ये जो दैनिक पाठ योजना है ये इस एक इकाई का ही पार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया कि आपके 9 यूनिट है, जैसे शिक्षण विधियों में 9 इकाइयाँ हैं, एक एक इकाई के अंदर कई कई टॉपिक हैं, तो उसी में से एक टॉपिक पर क्लास लेना वो तो हो गया दैनिक पाठ योजना। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे से मतलब यहाँ 35-40 मिनट से संबंधित है। तो इकाई बड़ा रूप हो गया दैनिक पाठ योजना का, और उसका छोटा रूप क्या है, ये दैनिक पाठ योजना यानी डेली के क्लास लेना। तो अब देखिए दैनिक पाठ योजना के विभिन्न उपागम। उपागम जो मतलब है, इससे मतलब आप समझिएगा अप्रोच, और अप्रोच का ही हिंदी में मतलब दूसरा होता है दृष्टिकोण। यानी इस दैनिक पाठ योजना के या पाठ योजना के डेली जो क्लास होता है, इसके लिए विभिन्न उपागम बताए गए हैं। उपागम से मतलब है विभिन्न अप्रोच, जो विभिन्न जो विचारक हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं इस डेली की क्लास के लिए। डेली की क्लास कैसे होनी चाहिए, उसके लिए किसी शिक्षक के पास क्या योजना होनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय तक पहले आया था कि जो डेली की क्लास होती है उसके लिए शिक्षक ज़्यादा पहले से कोई तैयारी करके नहीं जाता है। तब आया था कि शिक्षक को पहले से तैयारी करके जाना चाहिए। तब अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे कि उसको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से उसका जो ध्यान का जो केंद्र बिंदु है उसमें, जैसे मान लीजिए किसी के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है कि मुझे अपना पीरियड है ये पूरा करवाना है, मेरा ये लक्ष्य प्राप्त करना है। किसी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो स्टूडेंट है, छात्र, वो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इसको सीखने पर, इसके सिखाने पर बल देना है। तो अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग उसकी अप्रोच मतलब एक ही विषय के अलग अलग दृष्टिकोण। तो अब इस उपागम को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइए कि उपागम क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड आपके आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो अलग अलग विभिन्न विचारक हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले विचार के बारे में बात करेंगे जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिन्होंने इकाई योजना का सबसे पहले महत्व बताया था। ये वही हैं, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं। इन्होंने बताया है डेली की जो पाठ्य योजना है डेली की, उसके लिए इन्होंने जो अपना मत दिया था उसे पंचपदीय योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचपदीय योजना, पंचपदीय सोपान। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी अलग अलग उपागम हैं, इन उपागम के बारे में एक भारतीय विचारक हैं SP कुलश्रेष्ठ। ये नाम ध्यान में रखिएगा। SP कुलश्रेष्ठ की एक बुक है शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार। शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, ये इनकी किताब का नाम है SP कुलश्रेष्ठ की। अपनी इस किताब के अंदर इन्होंने ये सारे उपागम बताए हैं। हर्बर्ट का बता दिया, ड्यूवी और किलपैट्रिक का उपागम बता दिया। मूल्यांकन उपागम है, इसको अमेरिकन उपागम भी कहते हैं। मॉरिसन उपागम है। फिर जो NCERT या इसको भारतीय उपागम भी कहते हैं, जो NCERT वाला है इसी को ही भारतीय उपागम भी कहते हैं। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण है, इन लोगों ने कैसे कैसे बताए हैं। तो हम हर्बर्ट की बात कर रहे थे। हर्बर्ट ने किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? जो पाठ्य की जो विषय वस्तु है उस पर हर्बर्ट सबसे ज़्यादा बल देते हैं, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। इसमें इन्होंने 5 अपनी बातें बताई है, 5 क्रम, 5 जो ये चीज़ें बताई है। सबसे पहला क्या है? प्रस्तावना। और प्रस्तावना के बाद में क्या आता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। उसके पश्चात इन्होंने बताई है तुलना। तुलना के बाद में सामान्यीकरण। सामान्यीकरण के साथ में इसको मूल्यांकन भी कहा जाता है।
और देखिए तुलना के साथ एक वर्ड और भी मिल जाता है, हालांकि नहीं मिलता, लेकिन कभी आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूरा वर्ड कई बार ऐसे लिखा जाता है, तुलना एवं संबंध। ये ध्यान में रखिएगा आप, तुलना एवं संबंध भी लिखा जाता है और सिर्फ तुलना लिखा आता है, ज़्यादातर सिर्फ तुलना आएगा, लेकिन संबंध भी लिखा आ सकता है। उसके पश्चात है सामान्यकरण या मूल्यांकन, और उसके बाद में 5वां आता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को सिर्फ प्रयोग भी लिखा आता है। तो ये 5 पद बताए हैं इन्होंने, किसके लिए? दैनिक पाठ योजना के लिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं ये 5 उपागम, ये डेली की क्लास के लिए। एक टीचर डेली की क्लास लेता है, 35 से 40 मिनट का एक कालांश माना जाता है, उसके लिए ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं ड्यूवी और किलपैट्रिक के बारे में। ड्यूवी और किलपैट्रिक क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा बल किस पे देते हैं? स्व क्रिया पे बल देते हैं। स्व क्रिया से मतलब है छात्र के खुद के सीखने पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है इस ड्यूवी और किलपैट्रिक उपागम के अंदर। अब इसके कुछ पॉइंट बताएं इन्होंने, ये आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना कि स्टूडेंट सीखेगा, तो उसके लिए पहले ऐसी कंडीशन उत्पन्न करो कि वो उस चीज़ को सीखे। अब उसके बाद में योजना का चुनाव, उसके पश्चात योजना का उद्देश्य, फिर योजना की रूपरेखा। इस रूपरेखा को व्यवस्था भी लिखा जाता है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। उसके पश्चात अब उस योजना का क्रियान्वयन, क्रियान्वयन से मतलब उस योजना को एग्जीक्यूट करना। उसके पश्चात अब क्रियान्वयन के पश्चात क्या करना है? उस कार्य का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन यानी परीक्षा, परीक्षण, इसको परीक्षण भी लिखा जाता है, कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मूल्यांकन के बाद में आता है योजना की रिपोर्ट, और रिपोर्ट को ही दूसरा नाम लिखा आता है लेखा जोखा। तो ये आपको कम से कम 7 पॉइंट हैं। 1-2 पॉइंट हो सकता है इसमें आपको और भी मिले, और हो सकता है 1-2 पॉइंट इसमें से गाय भी मिले। तो कोई ज़्यादा विशेष फ़र्क नहीं है इन चीज़ों का, बस आपको ये मेन चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि आखिर इनकी थीम क्या है। हर्बर्ट जो है वो पाठ्य वस्तु पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। ड्यूवी और किलपैट्रिक है वो छात्र के खुद के सीखने पर, अधिगम पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। किसके द्वारा? ड्यूवी और किलपैट्रिक के द्वारा। उसके ये अलग अलग चरण हैं जो इन्होंने बताए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मूल्यांकन उपागम की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो यही पूछा जाता है कि मूल्यांकन उपागम का संबंध किससे है? डॉक्टर B.S. ब्लूम। आप तो ब्लूम ध्यान में रखिएगा। मूल्यांकन उपागम का संबंध किससे है? बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी नहीं देखना, उसका आंसर कर देना ब्लूम। ये क्वेश्चन शायद पिछले सालों में आया भी है और हमेशा आने की इसकी संभावना भी है। मूल्यांकन जो उपागम है इसको अमेरिकन उपागम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लूम है ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनके साथ कोई 1-2 थिंकर भी और भी हैं, लेकिन आपके लिए मैंने ब्लूम को ध्यान में रखना है। मूल्यांकन उपागम सबसे ज़्यादा किस पर बल देता है? उद्देश्य पर। उद्देश्य पूरा होना चाहिए, हमें उद्देश्य से मतलब है। इसके इन्होंने कुछ पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला, उद्देश्य को प्राथमिकता। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इन सभी उपागमों में उद्देश्य पर सबसे ज़्यादा बल किसके द्वारा दिया जाता है? इसी मूल्यांकन उपागम के द्वारा दिया जाता है। या उद्देश्य को प्राथमिकता किस विचारक के द्वारा दी गई है? तो हो सकता है सभी का नाम दे दे, हर्बर्ट, ड्यूवी और किलपैट्रिक दे दे, ब्लूम का आ जाए, मॉरिसन का आ जाए, तो आप कौन सा राइट करेंगे? ब्लूम राइट करेंगे उसमें। तो देखिए इस टॉपिक में से इस 15 जो मिनट का वीडियो है, इसमें से क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में 100% मिलेगा, आपको नो डाउट मिलेगा, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका है वो उसका कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालते रहिए इनमें से। जैसे ये वीडियो मैंने आपके सामने रख दिया, तो अब इस वीडियोज़ के जो भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये होता है सही तरीका। उसके बाद छात्र केंद्रित। अब छात्र पे केंद्रित किया जाता है, छात्र पर। लेकिन देखिए छात्र केंद्रित यहाँ भी है, और एक मैं आपको जो आगे इसमें और पढ़ाऊँगा, मॉरिसन उपागम। मॉरिसन उपागम के अंदर भी छात्र केंद्रित है, लेकिन यहाँ जो छात्र केंद्रित है ये सिर्फ इस मूल्यांकन उपागम का एक पार्ट है, जबकि मॉरिसन का उपागम का जो है वो पूरी तरह से छात्र पर केंद्रित है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा इसको। अगर छात्र केंद्रित की बात आएगी तो फिर आप उसमें सही करेंगे मॉरिसन उपागम। तो थोड़ा सा इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है। उसके बाद सीखने के अनुभव प्रदान करना। स्टूडेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखने पर बल दिया जाता है। फिर छात्र इसमें अधिक सक्रिय होता है। फिर उद्देश्य को परिभाषित किया जाएगा, और फिर व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करना।
जो वास्तविकता के अंदर, रियलिटी के अंदर जो उसमें परिवर्तन हुए हैं एक छात्र में, उन परिवर्तनों का मूल्यांकन करके ये देखना कि आपका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण हुए हैं या नहीं। तो एक प्रकार से इसमें दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण होगी, जो छात्र है उसको भी महत्व दिया है और उद्देश्य को भी महत्व दिया है। लेकिन क्वेश्चन में जब आता है तो हम उद्देश्य को ही प्राथमिकता देते हैं, उद्देश्य को प्राथमिकता के नाम से ही ब्लूम को जाना जाता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान में रखिए इसको। उसके बाद हम बात करते हैं मॉरिसन उपागम की। मॉरिसन जो उपागम है ये हेनरी मॉरिसन है, और ये वही मॉरिसन है जिन्होंने यूनिट को, इकाई को सबसे पहले परिभाषित किया। इकाई को शिक्षण में लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं मॉरिसन को जाता है। 1926 में इन्होंने ये चीज़ें ली थी। इनके जो उपागम है, इनका जो दृष्टिकोण है वो किस पर डिपेंड है, वो है छात्र केंद्रित। छात्र पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। और छात्र के अंदर अब हम बात करेंगे, इनके 5 हैं ये, और ये इनका सीक्वेंस है, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इन्होंने बल दिया अन्वेक्षण या खोजना। देखिए, अन्वेक्षण का जो पॉइंट है ये मॉरिसन के अलावा किसी में नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से डायरेक्ट बनता है कि अगर अन्वेक्षण या खोजने की बात आएगी तो आप इन सभी के उपागम में से कौन सा करेंगे। हर्बार्ट आ जाएगा, ड्यूवी किलपैट्रिक है, मूल्यांकन है, मॉरिसन है, और एनसीईआरटी या भारतीय उपागम है। तब आप कौन सा राइट करेंगे इसमें, आप करेंगे मॉरिसन। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण। आत्मीकरण की बात भी यही करेगा मॉरिसन। फिर है व्यवस्थापन, और उसके बाद है अभिव्यक्तिकरण या वर्णन। ये 500 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मॉरिसन उपागम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से हमेशा ले दे के क्वेश्चन पूछता है वो, क्योंकि मॉरिसन जो है इसका शिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अन्वेक्षण हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, आत्मीकरण हो जाएगा, व्यवस्थापन हो जाएगा, और अभिव्यक्तिकरण या वर्णन। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं, उसके बाद देखिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो जो एनसीईआरटी है इसको भारतीय उपागम भी कहा जाता है। तो भारत में एनसीईआरटी के द्वारा इसका कौन सा दृष्टिकोण दिया गया, डेली पाठ्य जो है इसका, पहला है, इसके 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अदा को इनपुट भी कहा जाता है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, और तीसरा है पर्दा यानी आउटपुट। अदा से मतलब यहाँ क्या है, जो स्टूडेंट के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन है उन परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है कि ये परिवर्तन इसमें होंगे, इसको ध्यान में रखा जाएगा। व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण क्या, अदा यानी इनपुट। प्रक्रिया के अंदर सारा प्रोसेस आता है, जो स्टूडेंट सीखता है यानी अधिगम, और जो टीचर उसको सिखाता है। उसके बाद में तीसरा है पर्दा यानी आउटपुट। अब उस छात्र के द्वारा जो वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं, यहाँ पहले में अदा में था निर्धारण, और तीसरे में पर्दा में है कि वास्तविक जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं अब उनको नोट किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये है पर्दा। तो ये कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी के जो भी पॉइंट हैं, ये जो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम हॉल इस टॉपिक में से मिलेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा पूरे टॉपिक को। जो भी टीचर टीचिंग करवाता है उसकी टीचिंग के लिए उसके पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, फिर उसके अलग अलग प्रकार हैं, ईयरली सालाना क्या प्लानिंग होनी चाहिए, सिलेबस का जो उसका अध्याय का जो उसको पढ़ाना है, सिलेबस का जैसे सामाजिक विज्ञान आपका विषय है तो उसमें यूनिट वाइज उसका अनुसार आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, और फिर रोज़ की जो क्लास लेते हैं उसके लिए प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। वार्षिक के बारे में आपको बता दिया, जुलाई से मई तक के लिए 1 साल के लिए आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, फिर इकाई वाइज यूनिट वाइज आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। जॉन फ्रेडरिक हर्बार्ट कौन है, इन्होंने महत्व बताया था, मॉरिसन ने परिभाषित किया था। दैनिक पाठ योजना के अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग उपागम, अलग अलग अप्रोच हैं, जिनमें हर्बार्ट की है, ड्यूवी और किलपैट्रिक है, मूल्यांकन उपागम को अमेरिकन उपागम है, मॉरिसन उपागम है, और एनसीईआरटी के अनुसार है। इसमें हर्बार्ट वाली, ड्यूवी और किलपैट्रिक की, मूल्यांकन वाली और मॉरिसन वाली, ये 4 इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पिछले सालों में से एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें से इनमें से कभी कोई क्वेश्चन आया हो। और हमेशा 2 क्वेश्चन इस यूनिट में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम हॉल में मिलेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ये बुक ध्यान में रखने, एसपी कुलश्रेष्ठ की बुक कौन सी थी, शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार। तो आज मैंने एक बहुत बड़े चैप्टर को कम से कम शब्दों में, ये कम से कम 1-1.5 घंटे का टॉपिक है,
जिसको मैंने आपके सामने कम से कम शब्दों में रखने की कोशिश की है। जो भी काम की और मूल बातें हैं वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को आपको 2-3 बार देखना है और फिर जो आपके पिछले सालों के जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, इसके साथ ही जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं और प्रैक्टिस सेट आपके पास जो भी मैटर अवेलेबल है उसमें आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से गलत नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है और यही जो छोटा छोटा स्टेप है वो हमारा सिलेक्शन करवाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखें। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक शानदार टॉपिक को लेकर के आऊँगा, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगेगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और जिसका आपके सिलेक्शन करवाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहें, इसी प्रकार से मन और लगन के साथ मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।